ठीक है। तो जैसे बच्चे आप लोगों को बता रहे थे कि अभी 64वीं बीपीएससी के लिए रिजल्ट आया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। बहुत सारे छात्रों ने स्वर्णिम सफलता को प्राप्त किया है। आप लोग भी उस रिजल्ट से बहुत प्रोत्साहित होंगे और आप लोग को भी ये उम्मीद होगा कि हम अगले बीपीएससी के टारगेट को पूरा करें। अब ये 67वीं बीपीएससी का भी टारगेट चला रहा है कि आने वाले एग्जामिनेशन जो है वो 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए होगा। अब आपके जहन में ये जरूर सवाल आता होगा कि आखिर हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस तरह से तैयारी करें कि हम भी अपने सम्मानीय जो प्रतिष्ठित जो जॉब है, जो आपके सपने हैं, उस सपने को हम पूरा कर सकें। तो मैं उसी रणनीति पर चर्चा करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमको यह चीज़ समझना होता है कि आखिर काम हम करेंगे कैसे, क्योंकि एक दौर में लाखों लोग शामिल होते हैं लेकिन उसमें विजेता सब नहीं बनता है। विजेता बनने के लिए बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी बहुत जरूरी होता है। तो बीपीएससी के सपने लाखों छात्र देखते हैं लेकिन लाखों लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत को सही ढंग से अंजाम देते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ पर आज बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस बीपीएससी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहला जो मुकाम होता है, पहला जो आपका सामने आता है, वो आता है आपका पीटी एग्जामिनेशन। अब पीटी एग्जामिनेशन में आपके सामने 150 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब इन 150 क्वेश्चंस में आप अगर 110 का टारगेट को पूरा कर देते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपके रिजल्ट में किंतु इफ और बट नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि जो आने वाला जो एग्जामिनेशन या तो अक्टूबर में या मैक्सिमम नवंबर में हो सकता है, उस पीटी एग्जामिनेशन में हम किस तरीके से जो है 110 नंबर कम से कम ले लें। अब 110 नंबर लाने के लिए हमको 120 का लक्ष्य लाना पड़ेगा, तब हम 110 नंबर कम से कम लाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि विभिन्न सब्जेक्ट का जो रुझान रहता है एग्जामिनेशन में, अब जैसे हिस्ट्री पेपर है तो हिस्ट्री पेपर से अमूमन देखा गया है कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको बिहार इंक्लूडिंग करके आपको एग्जामिनेशन में आता है। अब पॉलिटी है तो यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन अभी पूछने का ट्रेंड रहा है। ज्योग्राफी है, यहाँ 25 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स है, यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन में आता है। साइंस पेपर है, यहाँ से भी 25 से 30 क्वेश्चन आता है। इसके बाद मैथ है तो मैथ से भी 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो ये एक कम, बिहार स्पेशल है तो बिहार से भी करीब करीब 25 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो इस तरह से क्या है कि सेक्शन वाइज डिवाइड है। अब इन सेक्शन वाइज डिवाइड है तो हम कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको लक्ष्य की तरफ जाना है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और यहाँ हमारा मंजिल है, तो हम आखिर यहाँ से चलना शुरू करते हैं। अब जब हम इतनी यात्रा पूरा कर लेते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैंने इतनी यात्रा पूरा कर लिया, अब यात्रा के इस पड़ाव पर जाना है, फिर यात्रा के इस मुकाम तक जाना है और फिर हमारी यात्राएं जो पूरी हो जाएगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बीपीएससी एग्जामिनेशन को भी मैनेजमेंटियल ढंग से देखने की जरूरत है। जैसे मान के चलिए कि आपका हम मार्गदर्शन शुरू करते हैं और मार्गदर्शन में हम सबसे पहले हिस्ट्री पेपर और पॉलिटी पेपर को हम लेते हैं, ठीक है। आप इस दोनों को मिला के 50 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा करना है। अब ये सवाल होता है कि इस 50 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बीपीएससी का अगर मान के चलिए कि 110 पर भी कट ऑफ जाता है तो परसेंटेज आप निकालेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो 75% अगर नंबर आप ले आते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 110 नंबर, उसमें कुछ लोगों को कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 75% हमको नंबर लाना है। अब इसी में जैसे अब हिस्ट्री और पॉलिटी है,
अब 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम प्रयास करेंगे कि हम कम से कम 43-44 नंबर ले आएँ। वैसे अगर हम मेहनत करते हैं तो सब ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 50 में 47-48 नंबर भी आराम से ला सकते हैं। तो आपको मेरा सजेशन यही होगा कि हम जब काम शुरू करें तो जिस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू किए हैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर करते चलें, ताकि वहां से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और जैसे ही उस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास आएगा, और उस विश्वास के बदौलत आपकी गति भी तेज हो जाएगा, आपको पढ़ाई के प्रति अभिरुचि भी आना शुरू हो जाएगा, आप मेहनत के लिए संकल्पित भी हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और एक बात को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो उतना ही आपको संकल्पित होने की जरूरत होता है, क्योंकि एक ऑफिसर बनना जो होता है वो लाखों युवाओं के सपने होते हैं। तो ये सपना अगर आपका है तो जिस प्रकार की हम सपना देखते हैं उसी प्रकार के हमको अपना कर्म भी करना पड़ता है, उसी प्रकार का बलिदान देने के लिए भी हमको तैयार रहना होता है, उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं भी हमारे अंदर रखना होता है। तो आपको प्रतिबद्ध बनना होगा, लगातार और निरंतर आपको प्रयास करना होगा, और इस तरह से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऑफिसर बनना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ कि ऑफिसर कोई दूसरे ग्रह से आदमी आके नहीं बनता है, इसी ग्रह का आदमी बनता है, इसी पृथ्वी का, यही बिहार का निवासी ऑफिसर बनता है। तो आप उसको कर सकते हैं। ध्यान यह भी रखना है कि बहुत विद्वान और बहुत ज्ञानी और बहुत ब्रिलियंट लोग भी बीपीएससी नहीं करते हैं। बीपीएससी वह करता है जिसके पास एक सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता है, लेकिन उसके पास जबरदस्त संकल्प शक्ति है, उसको अपने ऊपर विश्वास है, लगातार काम करने के प्रति वह प्रतिबद्ध है और समय का वह सम्मान करता है। तो मैं इसलिए इस चीज को पहले चर्चा कर रहा हूं कि अगर आप कमीशन की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर विश्वास लाइए। आपके अंदर थोड़ा सा तो हनक होना ही चाहिए कि मैं, दूसरा कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और मैं भी इस चीज को कर सकता हूं। तो यह विश्वास क्या होगा कि आपको काम के प्रति संकल्पित कर देगा, और यही संकल्प जो है आपको सफलता की तरफ, आगे की तरफ ले जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम अब संकल्पित हो गए होंगे, और कमीशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अब यहाँ से आप यात्रा शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जितना वक्त बचा है वह वक्त कम भी नहीं है। अगर यहाँ से आप योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में सफल हो सकते हैं और अगले पड़ाव की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं उस अगले पड़ाव के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे कि अगले पड़ाव को आप कैसे करेंगे या अगले एग्जामिनेशन को आप किस तरह से आगे ले जाएंगे। लेकिन पहली पड़ाव को हम इस रूप में हम देखेंगे। अब सवाल होता है कि हम इसको पढ़ें कैसे। अब पढ़ने का तरीका मेरा क्या होगा, हम तो तैयार कैसे करना होगा। जैसे मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इतिहास का या पॉलिटी सब्जेक्ट का, जैसे मैं पॉलिटी को ही पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री को ही पढ़ा रहा हूँ, तो हम उसको क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। अब जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो है सो अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ते हैं। अब देखिए, प्राचीन भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, अब यहाँ से शुरुआत होता है। अब इतिहास को हम लोग 4 खंडों में बैठ पढ़ेंगे। एक तो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, एक मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, एक आधुनिक भारत पढ़ेंगे, और एक हम बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टर्म में ये डिवाइड होगा, और इस चारों टर्म को हम तैयार करेंगे तो हमको 35 नंबर्स के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम इतिहास के बारे में ही चर्चा करते हैं कि इतिहास की हम शुरुआत कैसे करेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले जब प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि इतिहास आखिर कहता किसको है। जैसे इतिहास के बारे में अक्सर कह दिया जाता है कि इतिहास जो है
वह बीती हुई घटनाओं का जो विवरण है उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन यह इतिहास का बड़ी ही संकुचित डिफिनेशन है। इतिहास जो होता है वह मानवीय सभ्यताओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्रियाकलापों का वैज्ञानिक एवं अनुसंधानपरक अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। अब जिस समय में ऐतिहासिक घटना घटित हुआ तो उस समय में तो यह सोच के नहीं लिखा गया था कि भविष्य में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में इतिहास का लेखन हुआ है। तो सबसे पहला जब चैप्टर हम इतिहास के पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते क्या हैं, तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी इतिहास का क्या स्रोत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अब इतिहास का जैसे हम स्रोत पढ़ेंगे तो इतिहास का हम जब स्रोत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतिहास को जो हमने भारत में लिखा है तो ये इतिहास के लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल आया है। तो चूंकि इतिहास की जब आप घटना की तरफ देखेंगे तो इतिहास कोई 100, 200, 500 वर्षों की कहानी तो है नहीं। जैसा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। इस सूर्य का निर्माण करीब 500 करोड़ वर्ष पहले हुआ। सूर्य से टूटकर ही 460 करोड़ वर्ष पहले करीब पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी शुरू में एक आग का गोला था, यहाँ जीवन की संभावना नहीं थी। धीरे धीरे एक कोष की जीव का डेवलपमेंट शुरू हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी रहने लायक बन गया, जो बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि विभिन्न जीवों को पराग होते हुए मानव का विकास हुआ, यानी ज्ञानी मानव के रूप में होमो सैपियंस आया। लेकिन जो आदि मानव थे उनके पास ना तो लिपि का ज्ञान था, ना ही उस लिपि को वह लिपिबद्ध कर सकते थे, था ही नहीं लिपि का ज्ञान। लेकिन उस समय का इतिहास भी हमको पढ़ना पड़ता है। उस समय के इतिहास हम कैसे जानेंगे? उस समय के इतिहास को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि विभिन्न जगह से वैज्ञानिक परीक्षण लेना पड़ता है। अब जैसे भूमि से हम कोई वस्तु का उत्खनन करते हैं, उस वस्तु को हम निकालते हैं कार्बन डेटिंग प्रणाली से, उसको C14 मेथड से हम उसको क्या करते हैं कि उसके जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उसका उम्र का पता लगाते हैं कि कितना दिन पहले यह घटित हुआ होगा, फिर किस प्रकार का वस्तु मिला है। अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्क्रिप्ट के बारे में हमको जानकारी मिल गया है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लिखते थे। स्क्रिप्ट के बारे में हमको जानकारी है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब लेकिन हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतिहास में कहानियां मिलता है कि उसका नगरीय योजना कैसे था, उसकी शहरी योजना कैसे था, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे था, उसके जो नगर थे उसका भौतिक स्वरूप कैसे था, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था। अब हम इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो सवाल आपके जहन में तो आएगा कि आखिर ये इतिहास जब हम पढ़ेंगे जिसका कोई लिखित ज्ञान मिला ही नहीं, तो उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, कैसे उस चीज के बारे में जानेंगे? तो कार्बन डेटिंग प्रणाली से पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था अपने विकसित स्वरूप में 2350 से लेकर 1750 था। अब थोड़ा थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंसेस भी विभिन्न मटेरियल से मिलते रहता है, लेकिन अप्रॉक्स वही समय होता है। तो ये हमारा उसका विकसित स्वरूप का टाइम के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी सिंधु स्थल से भारी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिलता है तो हमारे इतिहासकार क्या लिख देते हैं कि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगर किसी सिंधु स्थल से एक ऐसा भवन मिलता है जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, प्लान्ड वे में शहर को बसाया गया था, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह एक प्लानिंग वे में रहते थे, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे।
अब कोई हमको बंदरगाह मिल जाता है, अब जैसे लोथल बंदरगाह से खुदाई से पता चला, तो वहां से एक डॉक यार्ड मिला, यानी ईंट का गोदीवारा मिला। अब जो भोगवा नदी को जोड़ती थी, अब इससे क्या पता चल गया कि भोगवा नदी जो है उसमें वहां जहाजों को आने जाने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कोई मोहर है और वह मेसोपोटामिया में अर्थात इराक में मिल गया, तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार जो था वह इराक से हुआ करता था। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम इतिहास के स्रोत को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब ये स्रोत में क्या क्या हो सकता है, तो वह मुख्य रूप से दो प्रकार का स्रोत होता है। एक पूरा तात्विक स्रोत होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होता है, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं। अब जैसे वैदिक काल है, तो वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति आर्यों का क्या था, इसको हम कहां से जानेंगे? तो हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। अब विभिन्न मंडल में जो विभिन्न प्रकार के घटनाक्रमों का विवरण दिया गया है, उससे हमारे इतिहासकार क्या करता है कि एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, और उसके आधार पर वह अपने विचार को रखता है कि उस समय का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगा, उस समय का पॉलिटिकल कंडीशंस क्या होगा, उस समय का सोशल कंडीशन क्या होगा, उस समय का भौतिक जो उसका स्वरूप था, फिजिकल फीचर क्या था। इन सारे चीजों के बारे में हम वहां से तथ्य को इकट्ठा करते हैं। अर्थात इतिहास क्या है? इतिहास सिर्फ घटनाक्रमों का विवरण नहीं है। इतिहास जो है वह एक शोधपरक अध्ययन है, जिसको रिसर्च किया जाता है और उसके आधार पर इतिहास का लेखन होता है। इसलिए जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इतिहास के उस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसी तथ्य को हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का हम स्रोत कहते हैं। अब क्या है कि अलग अलग कालखंड के लिए इतिहास के अलग अलग स्रोत जो है सामने आता है। अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अलग स्रोत है। जैसे जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, सोर्सेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, अब सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता या उससे पहले का जो इतिहास है, तो उसको जानने का एकमात्र सोर्स क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत है। यानी इस पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जो भी उत्खनन से जो भी औजार मिला है, हथियार मिला है, अन्य वस्तुएं मिला है, तो उसके प्रकृति के आधार पर, उसकी वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर हम उस समय के इतिहासों के बारे में लिखते हैं। सिंधु घाटी के बारे में जब हम आते हैं तो वहां से भी हम इसी आर्कियोलॉजिकल जो हमारा सोर्स है उसके आधार पर लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच बढ़ जाता है। अब मेसोपोटामिया के सभ्यता से कुछ हमको अभिलेख मिल गया है, तो वहां से भी हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब जैसे ही वैदिक काल में आप आइएगा, तो वैदिक काल में क्या होता है, अब यहाँ पर हमको ऋग्वेद मिलता है। अब ऋग्वेद में बहुत सारी चीजों का जानकारी दिया गया है, तो अब हम ऋग्वेद से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में लिखते हैं। यही नहीं, हमको विदेशों से अभिलेख मिलता है। जैसे अब जैंदे अवेस्ता अभिलेख है, जैंदे अवेस्ता पुस्तक है जो पारसी धर्म से संबंधित पुस्तक है, जो ऋग्वेद का समकालीन है। उससे भी उस समय के आर्यों की गतिविधि के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य विदेशों में जैसे हित्ती और मित्तानी जाति के बीच में लड़ाई हुआ था, जो बोगोस कोई अभिलेख है, जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। वहां 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत ने उसमें मध्यस्थता किया था, उसकी चर्चा मिलता है। तो उससे हमको यह पता चलता है कि वैदिक आर्यों का ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से वो लोग आए। तो कहने का मतलब है कि इतिहास जो है एक अनुसंधात्मक सब्जेक्ट के रूप में है। इसलिए सबसे पहले जब हम इतिहास का स्टडी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे।
साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भूमि के उत्खनन से जो भौतिक वस्तु मिला है उसके बारे में जानेंगे, कोई स्मारक मिला है उसके बारे में जानेंगे, कोई अन्य अवशेष मिला है उससे हम इतिहास की राय बनाएंगे, कोई सिक्का मिला है उस सिक्के के बारे में भी हम कुछ इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम साहित्यिक स्रोत में जाएंगे तो सबसे पहले तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हम लोग ब्राह्मण साहित्य को पढ़ते हैं। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहले, अब जैसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो बीसी का इतिहास है, अब इस इतिहास को जानने के लिए हमको ऋग्वेद का पढ़ना पड़ता है, जेंदे अवस्था को जानकारी रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम 1000 से 600 ईसा पूर्व में जाते हैं, अब यहाँ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ जाता है, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, वेदांग आ जाता है, यानी इतिहास का स्रोत बढ़ जाता है। अब 600 के बाद जैसे ही हम देखते हैं तो इसमें इंक्लूड हो जाता है पुराण आ जाता है, जैसे मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया। अब इस सब से हमको इतिहास के बारे में तथ्य मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाता है। अब बौद्ध साहित्य हमारे इतिहास के बारे में अनेक सूचना देना शुरू कर देता है, जैन साहित्य अनेक सूचना को देना शुरू कर देता है। वहां से आगे हम बढ़ते हैं मौर्य काल में, तो अब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आ जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि सिकंदर के साथ अन्य विदेशी राइटर आता है, वह भारत के बारे में अपने विचार अपने पुस्तक में लिखता है, अपने स्मरण में लिखता है, तो हमारे इतिहास को वह समृद्ध करता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने इतिहास का जो लेखन भारत में शुरू हुआ है, वह लेखन जो है एक वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर शुरू किया गया है। उसके लिए विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा किया गया है और उन तथ्यों के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहासों को लिखा गया है। क्योंकि प्रारंभिक इतिहास के बारे में स्रोत कम थी तो विवाद भी कम था, लेकिन जैसे जैसे ये स्रोत बढ़ता गया, विवादें बढ़ती गई और इस तरह से इतिहास के बारे को प्रचुर मात्रा में संसाधन भी मिलते चला गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैं हल्का जानकारी दे रहा था, जब आपका व्यवस्थित क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं तो उस क्लासेस के हिसाब से आपको हम टोटल चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे। और सबसे पहले आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि युद्ध जीता जाता है सिर्फ शक्ति के बल पर नहीं, युद्ध बुद्धिमता से जीता जाता है। दोनों का मेल हो गया, हम बड़े से बड़े जंग को जीत सकते हैं। बाबर जब भारत में आया था तो उसके पास मात्र 8000 की फौज थी और सामने में इब्राहिम लोदी की 80,000 की फौज थी। लेकिन बाबर ने अपने युद्ध नीति के माध्यम से इब्राहिम लोदी के 80,000 फौज को दिन दोपहर आते आते ढेर कर दिया और भारत का शासक बन गया। तो ये एक जंग है, एक लड़ाई है। आपको अपना कैरियर बनाना है, आपको बीपीएससी की सफलता प्राप्त करना है, तो इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। और जीतने के लिए कुछ तरीकों को अपनाना पड़ता है, कुछ काम को अपनाना पड़ता है। आप उस काम को अपनाइए, हम आपका उसमें मार्गदर्शन करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। जैसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि हमने जिस दिन सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लिया तो उसको इस ढंग से प्रिपरेशन कर लेंगे कि अगर कोई हमको सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछता है तो हम गलती नहीं करेंगे। हम वैदिक सभ्यता जिस दिन पढ़ लेंगे, हमको वैदिक संस्कृति और सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम गलती नहीं करेंगे। ये हमको कमिटमेंट स्वयं से करना पड़ेगा। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि मौर्य काल से हमारा क्वेश्चन नहीं छूटे। जब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे तो हमको प्रस्तावना से यह ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावना से अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो ध्यान रखना होगा इस फंडामेंटल राइट से हमको क्वेश्चन पूछेगा, नहीं छूटेंगे। जब हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जब मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा
वहाँ से मेरा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो मोटा मोटी यही समझिए आप कि आप अपने पढ़ाई को क्या कीजिए कि आप एकदम डिवीजन के हिसाब से बढ़ जाइए, आगे बढ़ते चलिए, और जिस समय में जो चीज़ है उसको क्लियर करते चलिए। उसके बाद मानवीय भूल होता है, उसीलिए तो 40 क्वेश्चन रखा है। 150 में 40 आप आराम से गलती कीजिए, लेकिन 110 नंबर लाइए। कोई किंतु परंतु लेकिन और बट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि तैयारी करने का यह तरकीब होता है। और हम इसी तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और इसी तरीके से हम काम कराएंगे। आपको हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट में आपकी क्या प्रोग्रेस है उसको हम देखेंगे, और लगातार आप उससे जुड़े रहेंगे, और जुड़ते जुड़ते आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक दिन में सफलता नहीं मिलता है, लेकिन इतना सत्य है कि अगर हम 100 दिन बढ़िया प्रयास करेंगे तो जरूर हमको सफलता मिलेगा। क्योंकि शुरुआत तो आपको जीवन में कहीं न कहीं से करना ही पड़ेगा। और चूंकि आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए कि जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जाकर आपको मेहनत करना ही होगा। बेटर यही है कि जीवन के इस मोड़ पर आप मेहनत कीजिए, जहां आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगा, आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। जितना समय आपका निकलता जाएगा उतने ही आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। इसलिए समय रहते हुए अपने काम को अंजाम दीजिए। आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी संक्रमण की स्थिति में हैं, पहले अपने आप को मानसिक लेवल से तैयार कीजिए, और अपनी अहमियत को समझिए कि आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है। आप अपने जीवन को स्वर्णिम अवसर दे सकते हैं, आप में वह कैपेसिटी है। स्वयं का प्रशंसक बनिए। ऐसे लोगों की आलोचना का कभी कोई स्थान मत दीजिए जो आपके संबंध में एनालिसिस कर ही नहीं सकता है। अब सूर्य के बारे में कोई कुछ बोल देगा, उससे सूर्य की महिमा थोड़ी खत्म हो जाती है। आए दिन देखते रहते हैं कि हम महात्मा गांधी के बारे में युवा लोग कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। तो गांधी जी को समझना इतना आसान थोड़े है। गांधी जी को समझने के लिए भी गांधी जी को जानना पड़ेगा, और जो गांधी को सही में जान गया वह गांधी की आलोचना कैसे करेगा फिर। तो बीपीएससी के संबंध में आप किसी से पूछिएगा, कुछ बता देगा, किसी से कुछ बता देगा। कोई बताएगा कि बीपीएससी कंप्लीट करना इतना कठिन काम है, तो उसको खुद उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वह दूसरे लोगों को मिसगाइड करते रहता है। इसलिए सही प्लेटफॉर्म और सही जगह पर आप बीपीएससी का गाइडलाइन लीजिए। आप रेगुलर 6 से 7 घंटा पढ़िए। 6 घंटा मैं बता रहा हूँ, आप रेगुलर पढ़िए। हमारे पास वो तरकीब है, वो तरीका है। हमारे बच्चे काफ़ी इसमें बीपीएससी 64वीं में कंप्लीट किया है। उसमें ढेर सारा ऐसा विद्यार्थी है जो जॉब कर रहा था, 6 घंटा 5 घंटा रोज स्टडी करता था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहा था। उसने सफलता को प्राप्त कर लिया। और वैज्ञानिक तरीका से काम करने वाले लोग जो थे वो 12 घंटा पढ़ के भी रिजल्ट को नहीं प्राप्त कर सका। तो रिजल्ट अगर लेना है आपको, तो वैज्ञानिकता को अपनाना पड़ेगा, आपको व्यवस्थितता को अपनाना पड़ेगा, सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा, और अराजकता को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।